नमस्कार भैया जी, कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूं, लेकिन सवालों के साथ साथ हमारे पास वो रिपोर्ट होती है जो मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर आता हूं। मैंने कहा कि आजकल बदले हुए समय में आप हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं वो तमाम सारी आवाज़ों को आप तक लेके आए। 4 सवाल आज हम पूछ रहे हैं, 4 सवाल हैं, उसके बाद मैं वापस लौटूंगा। पूरी दुनिया, ऐसा कोई मुल्क नहीं बचा दुनिया में जो कोविड से परेशान ना हो, कोविड से जूझ ना रहा हो। एक एक दिन गिन रहे हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। सबसे पहले नमन करेंगे अपने शहीद हुए जवानों को, पहले एक सलामी देंगे, उसके बाद आपके पास लौटेंगे सवाल के साथ। पहला सवाल, शहीद पति को सलाम और आंखों में गर्व के आंसू। देश की हिफाजत करते हुए शहीद जयपुर के कर्नल आशुतोष शर्मा को आखिरी विदाई देने के लिए मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा। पत्नी पल्लवी ने पार्थिव शरीर पर लिपटे तिरंगे को छाती से लगाया और चूमा। देश के वीर सपूत की पत्नी का पाकिस्तान के आतंक को ये करारा जवाब है। 17 महीने से नहीं आए थे कि जिस दिन इनकाउंटर हो जाएगा पल्लवी, अगले दिन की फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज वर्ड्स। जिस दिन इनकाउंटर हुआ उसके अगले दिन ही वाज विद मी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 3 दिनों में 2 बड़े आतंकी हमलों में सुरक्षा बल के 8 जवान शहीद हो गए। सोमवार को सेना के कर्नल और मेजर समेत 5 शहीद हुए और फिर कल आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां से शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घर भेजने से पहले श्रद्धांजलि दी गई। देश को आप पर नाज है। और अब सवाल ये कि जब खुद पाकिस्तान कोरोना से बुरी तरह मार खा रहा है, तो फिर उसके पास भारत में आतंक फैलाने के लिए कहां से पैसा आ रहा है? मैं नमन करता हूं और परिवार को सैल्यूट करता हूं। दूसरा सवाल जो है हमारा आज, जिस पर हम भैया जी कहिन के तमाम सारे पैनलिस्ट के बीच में रखेंगे, और दूसरा सवाल यह है कि क्या जिंदगी पर नशा भारी पड़ गया? इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ आखिरी चंक में कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, लेकिन दूसरा सवाल यह है, इस सवाल को देखेंगे और इस सवाल को नोट करेंगे, हम फिर लौटते हैं। पूरी दिल्ली रेड जोन में है, लेकिन शराब की दुकानें गुलजार। ये तब है जब 1000 रुपए की बोतल 1700 रुपए की कर दी गई है। ये आलम तब है जब सरकार ने ऐलान किया है कि दुकान पर भीड़ हुई तो लाइसेंस रद्द कर देंगे। लेकिन साहब, यहाँ तो जिंदगी पर तलब भारी पड़ रही है। राज्य सरकार तो अपनी तरफ से कोई नई छूट दे नहीं सकती। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि रेड जोन में ये है, ग्रीन में ये है, ऑरेंज में ये है। ये सही है कि ज्यादा दिन तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता। ऐसे में आम आदमी पूछ रहा है कि अगर शराब की दुकानें राजस्व के लिए खोली गई हैं, तो फिर लॉकडाउन किस लिए था? जिंदगी बचाने के लिए ना। आज 195 मौतें हुई हैं। जी हाँ हुजूर, 195 मौतें। मैंने कहा कि दुनिया का कोई देश नहीं बचा जहां इस समय कोरोना को लेकर दिन न गिने जा रहे हो। तब ये जो ढील है हमारे मुल्क में, थोड़ी जो ढील है, ये इसमें अगर लापरवाही हो गई तो स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि हालात बड़े मुश्किल हो जाएंगे। यह तीसरा सवाल। स्वास्थ्य मंत्रालय को आशंका है कि ये ढील भारी पड़ सकती है और कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन एज वेल एज कंटेनमेंट एफर्ट्स डन बाय गवर्नमेंट इज यील्डिंग इट्स रिजल्ट। बट हमारा पैरेलल चैलेंज आज ये है कि इस रिजल्ट को हम इससे बेहतर कैसे बनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब एक दिन में 2000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं और मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। राहत बस इस बात की है कि लॉकडाउन से पहले मामले दोगुने होने की जो दर 3.4 दिन थी, वो अब बढ़कर 12 दिन हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय या राज्य सरकारों के बीच जो भी लापरवाही हुई है, उसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? और भारत में अमेरिका और इटली जैसे हालात नहीं बनेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उसको पालन करना हमारे और आप सबके बीच में है। लेकिन अगर जरा सा भी कोताही, लापरवाही हुई तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। सवाल जो मैंने पूछा कि क्या अमेरिका और इटली जैसे हालात के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये हमें और आपको सोचना होगा। अगर ऐसा हो गया तो आशंकाएं हैं, तमाम आशंकाओं के बीच में राजनीति चमक कर चल रही है। किसी ने तुलना कर दी
नांदेड़ से लौटे हुए श्रद्धालुओं की किसी ने क्या, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सवाल एकदम क्वेश्चन मार्क के जरिए पूछ दिया और कह दिया कि क्या तबलीगी जमात, बस इसी पर घमासान मच गया। ये चौथा सवाल। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे सिख श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पंजाब में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने इस मामले में आग में घी का काम किया है। अकाली दल और एसजीपीसी ने सिख श्रद्धालुओं की तुलना तबलीगी जमात से करने पर दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। दिग्विजय सिंह की जो ट्वीट हुई है कि इन श्रद्धालुओं, इन यात्रियों को उनके साथ कंपेयर किया गया है इतने बुरे भद्दे तरीके से, और हमारे धार्मिक स्थान को एक पता नहीं कोरोना का कोई एपिसेंटर बना के पेश करने की कोशिश की गई है। तबलीगी जमात का तर्क है कि सवाल सिर्फ एक ही धर्म पर क्यों, दूसरों पर क्यों नहीं। उधर सिख श्रद्धालुओं का कहना है कि वो बीमार जरूर हैं, लेकिन न तो उन्होंने किसी पर पत्थर फेंके और न ही भागने की कोशिश की। इस बहस के बीच हमारा सवाल ये कि जब देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तब संकट के बीच धर्म की सियासत क्यों? धर्म की सियासत आखिर क्यों तेज है? ये 4 सवाल हैं जो कि आज हम लेके भैया जी कहीं में आपके समक्ष, आपके पास हाजिर हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोग होंगे, लेकिन ग्राउंड से जो 4 सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस वक्त, एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, एक तरफ धर्म की सियासत हो रही है, और एक तरफ पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, वो सारे सीज़फायर के नियम तोड़ रहा है, गुटनिरपेक्ष देशों में सवाल उठा रहा है। ऐसे में ये बड़ा चित्र जो बन के उभर रहा है कि आखिर वो जो मूलभूत चीज है कि एक राष्ट्र होने के सबूत जब हमें देने हैं तो हम कहां खड़े हैं, ये बड़ा सवाल। हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़े हैं उनका मैं तारुफ करा दें। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जेडीयू से बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमें दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जुड़ रही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तारिक फतेह साहब मुझसे पाकिस्तान के मूल लेखक हैं और हमारे साथ कनाडा से टोरंटो से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू तारिक फतेह साहब। हमारे साथ एडवोकेट सईद बाबर कादरी साहब जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सईद बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक फतेह साहब, मैं आपकी तरफ से मुखातिब होना चाहता हूं। पहले तो रमजान के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, आपको भी देना चाहता हूं, और बाबर कादरी साहब आपको भी रमजान के महीने में बहुत सारी मुबारकबाद। सवाल मैं पूछना चाहता हूं तारिक फतेह साहब, पाकिस्तान को तमाम तरह की परेशानियां हैं, परेशानियां इस तरह की हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन दूसरे मुल्क में जाके टांग अड़ाना और उनके जवानों को ऊपर गोली बरसाना, ये कहां से पैसा आ रहा है, कौन पैसा दे रहा साहब, कैसे स्पॉन्सर हो रहा है, ये सवाल है जिसको कि पूछना चाहते हैं। ये मुल्क, ये देश जो कि लगातार कोरोना से लड़ रहा, पूरी दुनिया लड़ रही है, तो ये वो जानना चाहता है कि पाकिस्तान के पास वो कहां से पैसा आ रहा है जो ये यहाँ पे कश्मीर में आतंकी घटनाएं हो रही हैं। तारिक फतेह साहब, उसके बाद मैं मुखातिब होऊंगा एडवोकेट आपके पास, बाबर साहब। तारिक फतेह, देखिए, इसमें कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। जो एक जहनियत है कि जिंदगी शुरू मौत के बाद होती है, इसको आप समझें, ये एक मुस्लिम थॉट है और इसको इजीली एक्सप्लॉइट करके आम लोगों को शहादत की चाहत जो है कि मरोगे तो जिंदगी शुरू होगी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसका इस्तेमाल आप देखिए हर जगह पाकिस्तान फ़ौज के एम्बलम के ऊपर नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब, और जिस तरह रिलीजन को फ़ौज के साथ इंटीग्रेट किया। जहाँ तक अफोर्ड करने की बात है, किसी जनरल को कौन सी ऐसी कमी है, जिसने मरना है वो तो गरीब ही मरेगा ना। और गरीब को समझा दिया आपने कि भाई तू तो जाके हिंदू को मार, और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम हिंदुस्तान को तबाह करो, वरना रोज़े क़यामत नहीं आएगी और तुम्हारी जो ज़िंदगी है असल वो शुरू भी नहीं होगी। तो इसको समझना, एनालाइज करना बग़ैर किसी हेट्रेड के बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक वबा से डील कर रहे हैं इस वक्त। आपके कोरोना वायरस तो है ही है, दूसरी जो सबुक्तजीन से और महमूद गजनवी से लेके आज तक वबा चल रही है, उसको आज तक मेन स्ट्रीम इंडिया समझ नहीं पाया कि ये क्या है, ये क्यों ऐसी सोच है कि लोग अपने आप को
मौत के घाट उतारने के लिए बड़े तैयार से होते हैं। दूसरी जगहों पे भी देखा हमने, तामिल इलाम में देखा है, जापानीज हाराकिरी पायलट्स को देखा है। लेकिन धर्म से जुड़ा हुआ ये जो खुद को मार देना और दूसरे को साथ लेके मरना, ये एक वबा है जिसको बैठ के मुसलमानों को ही समझना पड़ेगा। और ये सिर्फ क्या पाकिस्तान में नहीं है, ये जो सोच है कि हम सबसे आला हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है, ये तो 13वीं 14वीं सदी के अंदर से शुरू हो गया, जब ये तय किया कि अगर कोई अरब गैर अरब अपने आप को अरब के मुकाबले में सोच करता है तो वो गुनाह कर रहा है। यहाँ तक आप देखिए कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान या बांग्लादेश के मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। आपको नहीं मिलेगा कि कोई अरब मर रहा हो इस चक्कर के अंदर, वो तो एक दूसरे आपस को मार के 5 लाख मर गए सीरिया में। इसको बड़े सोच समझ के करना पड़ेगा। सैयद बाबर, मैं आ रहा हूँ जनाब अली, आ रहा हूँ मैं आपके पास। सैयद बाबर कादरी साहब, मैं आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूँ। अभी तारिक फतेह साहब कह रहे थे कि इस्तेमाल और ISI की जो नई थीम है उसके मुताबिक, उन्होंने जो आई है रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक उसने ये कहा है कि 100 विदेशी आतंकियों को उन्होंने कहा कि आप अंडरग्राउंड रहिए और जो लोकल टेररिस्ट है उसको एक्टिवेट करिए, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट करिए। इस्तेमाल होते रहेंगे क्या? नई धारा में नहीं जुड़ेंगे क्या? जब सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ इस लड़ाई में भी लड़ रहे हैं और आपको तो उससे पहले सारी चीज स्टेटस दिया, तो क्या इस लड़ाई में जिसमें कोरोना में सारी सुविधाएं सबके पास मौजूद हो रही हैं और आ रही हैं, आप मुस्कुराने मत, मुझे पता नहीं क्यों मुस्कुराते हैं, अपने किन हालातों पे मुस्कुराते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों इस्तेमाल होते हैं? सैयद बाबर कादरी साहब। प्रतीक जी, मुझे अंदाज़ा है कि आप क्यों इस तरीके से मुझे एड्रेस कर रहे हैं। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूं और पहले मैं अपना वक्तव्य रखने से, आर्गूमेंट रखने से पहले मैं उस बच्ची का उसको अपनी सिंपैथीज़ देना चाहता हूं जिनके वालिद साहब यहाँ पे एनकाउंटर में हंदवारा में कर्नल साहब जिनकी मौत हुई। मुझे आई एम ग्रीव्ड एंड आई हैव ऑल द सिंपैथीज़ विद हर। अब आपने ये कहा कि आप इस्तेमाल होंगे क्या? देखें, राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आता है इस पे कि लगेगी आग आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पे मेरा ही मकान थोड़ी है। देखें, जो आपने यहाँ पे 90 से किया और जो स्पेशली 5 अगस्त के बाद यहाँ पे हुआ, हमारी पहचान हमसे छीन ली गई, बंदूक के नोक पे यहाँ पे लॉकडाउन करवा दिया गया 2, 3, 4, 5 महीने। 4G अभी भी हमारे पास नहीं है, इंटरनेट परसों यहाँ पे इंटरनेट छोड़ा गया। जो यहाँ की अदालतें हैं, आप जो यहाँ पे जो प्रणाली है, जुडिशल प्रणाली है, आप देख लें हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ आपने क्या किया। आपने तो पाकिस्तान छोड़े हैं, आपने मुस्लिम वर्ल्ड को अपना दुश्मन बना रखा है। देखिए, you have given cause and belly to rest of the world. This is very unfortunate. और मेरी यही खूबी है कि मैंने कभी किसी को, अपने पैनलिस्ट को, अपने मेहमानों को कभी कुछ नहीं कहा। क्या मैंने कोई अगर किसी ने कुछ बोला तो मैं उसके खिलाफ लड़ गया। यहाँ पे लेकिन बाबर कादरी साहब आज एक बात सुनिएगा, पहचान नहीं छीनी गई। कादरी साहब आज एक बात सुनिएगा, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बनाया गया हिंदुस्तान में, क्या ये लिंचिंग नहीं हुई? क्या मुसलमानों को टारगेट नहीं बनाया गया? क्या कोरोना को भी मुसलमान नहीं बनाया गया? शराबी आपके लिए ठीक है, मुसलमान को टारगेट बनाओ, ये आपका माइंडसेट है। तो कश्मीर में कहां से आ गए मुसलमान? बाबर कादरी साहब, पंडितों का देश था। ये तो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव की बुनियाद पे ही चलाया गया। आप मुझे बताएं किन बुनियादों पे जम्मू कश्मीर में आपने ये जो सियासी ऑपरेशन स्टार्ट किया, किन बुनियादों पे किया? भाई सैयद कहां से आगे? कश्मीर में हो रहा है ना। किन? अरे सही, आप तो सैयद हैं अरब, आप वहां क्या बैठे ये तारिक देखें, ये अपने मुल्क का नहीं हुआ। तारिक फतेह जो अपने मुल्क का नहीं, हमारे मुल्क का क्या होगा? अरे तो ये माइंडसेट है, ऐसे माइंडसेट ने हिंदुस्तान की बर्बादी की, ऐसे लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों की बर्बादी की। हिंदुस्तान के मुखालिफ ये लोग हैं, ये लोग देश के देशद्रोही ये लोग हैं। तुम कहां अपने मुल्क के नजर आते हो? पोलराइजेशन करते हैं। तुम कहां अपने मुल्क के नजर आते हो? जाओ ना अरबिस्तान। बाबर कादरी साहब, मैंने कभी अपने पैनलिस्ट को कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं आपको आज एक बात कहता हूं। भारत का क्या होगा? बाबर कादरी साहब, मैं आज आपको एक बात कहता हूं।
बाबर कादरी साहब, भारत का जो होगा वो होगा। मैं आपको आज एक बात कहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने अपनी बात जो शुरू करी उसमें एक शायर का नाम लिया, राहत इंदौरी साहब का लिया ना आपने। वो शायर भी मेरा है, उसके अल्फाज भी मेरे हैं, उसका तंज भी मेरा है, उसके सारे के सारे परिवार मेरा है। और आप उसको, और आप कहते हैं आप भारत भी। अरे वो मेरा ही नजीर, मेरा ही एग्जाम्पल मुझे ही बता रहे हो। अरे उस सच्चे मुसलमान के बारे में क्या बताओगे तुम? अरे तुम उस सच्चे मुसलमान के उस टकसाली शेर के बारे में क्या बताओगे मुझे? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए बाबर कादरी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, हमारे साथ हुआ, शर्म आनी चाहिए। बच्चों के साथ क्या बात करते हैं? हमारे बच्चे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में हैं, किस बुनियाद पे हैं? क्या उनका कसूर क्या है, मुझे बताएं। आप बताइए क्या हुआ? 370 एबॉलिश किया, क्यों किया? कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट थी, 35 आपने यहाँ पे रिवोक किया। अब आप मुझे बताएं, आपने तो एक फील्ड दे दिया उन लोगों को जो रेडिकलाइजेशन कर रहे थे, आपने तो कॉज दे दिया उन रेडिकल एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान में बैठे थे। मैंने कहा कॉज दे दिया, आपने अधूरा शेर पढ़ा था, मैंने उस शेर के पीछे का मतलब भी बता दिया आपको। आपने अधूरा शेर पढ़ा था, अधूरे शेर का मतलब समझाने की कोशिश की थी, मैंने पूरा शेर बताया है। उस जमीन से जुड़ा हुआ शेर, उसका मतलब क्या है मैंने आपको समझाया। मैं आ रहा हूँ बाबर कादरी साहब, आपके साथ क्या जुल्म हुआ मैं जानूंगा, आपके साथ क्या जुल्म हुआ मैं जानूंगा। लेकिन जो 8 जवान ऑफिसर्स हमारे शहीद हुए, उनको एक सैल्यूट करता हूं। सैल्यूट के बाद में लौटता। बाबर कादरी साहब ऐसे बहस नहीं होती है, बाबर कादरी साहब ऐसे बहस नहीं होती है। उसका एक तरीका होता है, इसका एक तरीका होता है। मैं आता हूं आपके पास, वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। अपने सारे मेहमानों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं सिर्फ बाबर साहब, आप जो कि श्रीनगर से बैठे हुए, मैं आपसे एक बात मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि मैंने अपने सारे पैनलिस्ट की बड़ी इज्जत करी। उनकी वो बात भी, ये जानते हुए नाकाबिले गौर है वो बात, लेकिन इसके बाद भी पूरी तवज्जो दी। और मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखता हूँ कि पैनलिस्ट की बात सुनी जाए, कोई भी बात हो। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी तंग दिमागी देखिए, जब आप शहीदों के नाम ले रहे थे तो एक ही जगह आके रुक गए, और हमने जब शहीद गिने तो हमने सारे शहीद गिने, हमने सैल्यूट किया, प्रॉपर सैल्यूट किया उन्हें। बात दरअसल सिर्फ इतनी ही है। आप अगर हमको दिल से लगाएंगे, हम आपको दिल से लगाएंगे, तो फिर ये दूरी नहीं रह जाएगी। आप होकर तो सोचे मेरा, और मैं आपका होकर सोचूं। मैं तो ये कहता हूं, मैं तो ये कह रहा हूं। और आप जब शहीद गिन रहे थे तो सिर्फ एक पे शहीद गिना और बाकी रुक गए। ये कौन सी बात हुई? ये नाइंसाफी है, ये गलत है। इसकी इजाजत कोई नहीं देता। मैं आता हूं आपके पास, मैं बिल्कुल आपके पास मुखातिब होऊंगा, पूरा स्पेस दूंगा। मैं राजीव त्यागी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजीव जी, मैं इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं करता कि इस समय देश के सामने सबसे बड़ा संकट 195 का आंकड़ा आज हम छू रहे हैं, कोरोना वायरस के मौतों का। लेकिन मुझे इस बात का दर्द है, इस बात का दुख भी है कि जो जवान, ऐसे में जवानों को कहां पे किस तरह से उनको होना चाहिए, और आज वो शहीद हो रहे हैं इस तरह से कि उनको पीछे से छुप के उनके ऊपर वार किया जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा आहत था। मैं बात को फिर से लौटूंगा। राजीव प्रताप रूडी जी का आपका भी स्वागत करता हूं। ममता काले कुछ कहना चाह रही थी, मैं होता हूं, उसके बाद में राजीव त्यागी और राजीव प्रताप रूडी आपके साथ मुखातिब होता हूं। जी ममता काले। धन्यवाद प्रतीक जी। सबसे पहले ये 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, और देश पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और उसके बाद मैं कादरी साहब जो अभी आपके चैनल पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही बेगैरत और बदनीयत लोग हैं आप। और आपको दूसरी बात ये बता देना चाहती हूँ, कर्नल आशुतोष जो शहीद हुए हैं हंदवाड़ा में, उनकी आप बात कर रहे थे और आप कह रहे थे वो मर गए। मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं। लेकिन आपकी नियत ही ऐसी है कि जब बुरहान वानी मरता है तो उसको आप लोग सड़कों में खड़े होकर के बोलते हो शहीद हो गया। लेकिन इस हिंदुस्तान का जब वीर बेटा, एक कर्नल, एक मेजर और 2 उसके जवान साथी और हमारा एक पुलिस वाला भाई मरता है तो कहते हो मर गए, शहीद हुए हैं वो। और जो शहीद होते हैं वो अमर हो जाते हैं। ये आप लोगों की नीयत, आपकी खोट है, आपके दिमाग में, आपकी सोच में। दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, आप किस कश्मीर की बात कर रहे हो भैया? ये कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। और आप कह रहे हो कि इसको अलग कर दिया है। आप कहते हो कि इसको अलग कर दिया है। अलग आप लोगों ने करके रखा था, सेपरेटिस्ट ने करके रखा था। आप लोग जो है ना, बाजवा से अपने आदेश लेकर के इस
देश को इस कश्मीर को चलाते आए हो वहां के कुछ लीडरान के साथ मिल करके, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से फौज, चाहे वो भारतीय जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो और पैरे मिलिट्री फोर्सेस के लोग हो, वो कैसे अपनी जानों को जोखिम में डाल के किस तरीके से लड़ते हैं। आप लोगों को क्या इल्म, आप लोगों को क्या पता कि उनके परिवारों का क्या दर्द होता है। आप क्या समझोगे कर्नल आशुतोष की पत्नी का दर्द और उनकी बेटी का दर्द। बहुत आसान है यहाँ पर आकर के बोल देना कि उस बच्ची का दर्द मैं समझता हूँ। अगर आप बच्ची का दर्द समझते तो आप घाटी में वो नहीं करते जो आप करते आ रहे हो। आप घाटी में तमाशा नहीं देखते, आप घाटी में लहूलुहान न करते लोगों को, आप हमारे फौजियों को न मरवाते, आप इस तरीके की बातें नहीं करते जिस तरीके की बाबर कादरी बातें साहब, आज आप कर रहे हैं। 10 सेकंड में आप जवाब देंगे सैयद बाबर कादरी साहब। मैं राजीव त्यागी की तरफ मुखातिब होना चाहता हूँ। सैयद बाबर कादरी साहब, आपको 10 सेकंड देता हूँ मैं। देखिए सैयद बाबर कादरी साहब, 10 सेकंड आपको। बदकिस्मती की बात है कि जब भी ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब भी आप जम्मू कश्मीर से किसी पैनलिस्ट को देखते हैं तो आप उसको एंटी नेशनल समझते हैं। दूसरी ये बात है कि हमने कभी किसी मैयत पे खुशी जाहिर नहीं की है, ना हम इसका इजहार कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान का दर्द समझते हैं। मसला यहाँ है फैक्चुअल ये है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से जब शहीद के नाम लिए, माफ करिएगा, आप देखें कादरी साहब माफ करिएगा, जब शहीद का नाम लिया तो आपने आठों का नाम नहीं लिया, सिर्फ एक पे आके रुक गए। और मुझे उस समय गौर किया था मैंने, मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैंने कहा चलो जाने दो। हमारे लिए मैंने कहा जाने दो। एक भी अगर कोई शहीद हो जाता है, किलिंग हो जाती है, हमारे लिए बड़ी खेद है। हम उसको वो साथ कौन है और वो बाकी साथ जो हुए करते हो, वो बाकी साथ कौन है कादरी साहब? जो टीआरपी कादरी साहब, वो बाकी साथ कौन है? पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, अपने मकासद के लिए शहीदों का खून इस्तेमाल करें, मैं हम लोगों में से नहीं है। देखें दो सर, आप फरमाएं। मिलियन कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला और सेलिब्रेट किया कि क्या बात कर रहे हैं कि कश्मीर की शक्ल बदल दी। ये गलत बात है। हमने किसी कश्मीरी पंडित को नहीं निकाला है, ना हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। आप बताएं अगर आपके कितनी अच्छी बात होती अगर अरुंधति राय होती पैनलिस्ट। ये तारिक फतेह साहब से आप इनपुट लेते हैं, ये आपके देश के हित की बात नहीं है। आप अगर देश प्रेमी है तो ऐसे लोगों को सामने मत लाएं। ये कश्मीरी वहां नहीं ले जाना चाहता, कश्मीरियों को लाए, अपने हिंदुस्तानियों को नहीं लेना चाहता। मुल्क में आफत है भाई, आप तो कश्मीरी बहुत बड़ी आफत है, पूरी दुनिया उससे जूझ रही है। मैं नहीं ले जाना चाहता, आफत चल रही है, वहां नहीं ले जाना चाहता। आपकी तंग दिमागी, आपको मुबारक हो बाबर साहब। ये नया सिस्टम आया कादरी साहब, आपकी तंग दिमागी आपको मुबारक हो, आपकी तंग दिमागी आपको मुबारक हो। राजीव त्यागी और राजीव प्रताप रूडी, आपकी तंग दिमागी आपको मुबारक हो। मैं नहीं ले जाना चाहता। मत करिए हिंदू मुसलमान, मत करिए हिंदू मुसलमान, नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। प्रतीक जी, कोई जरूरत नहीं हिंदू मुसलमान की, कोई जरूरत नहीं है। सैयद बाबर कादरी साहब, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, कोई हिंदू मुसलमान बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा हिंदू मुसलमान की। बात ये कह रहा था कि जो शहीद है, अरे जो शहीद है उसको शहीद कहने में आपके अल्फाज, आपकी जबान लड़खड़ाती है, बस ये बात थी और कुछ बात नहीं थी। आपके अल्फाज तारिक फतेह जैसे पैनलिस्ट आते हैं वो करते हैं, फिर कौन कर रहा है? वाह 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 वाह, आप एक शायर का नाम लें तो बहुत अच्छी बात। एक लेखक एक शायर की दीवारें नहीं होती, एक लेखक और एक शायर की दीवारें नहीं होती, वो बाउंड्री लेस होता है, बाउंड्री लेस होता। छोड़िए, मैं उससे बात नहीं करता, मैं बात करूंगा किसी दिन। वो एक लेखक भी है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं, बाउंड्री लेस आदमी होता है वो बड़ा सोचता है। राजीव त्यागी जी मुद्दा उठाइए जो मुल्क के सामने सबसे बड़ा है, मैं उसी पे लौटता। मैं आ रहा हूँ, मैं कादरी साहब आऊंगा, लौटूंगा। राजीव त्यागी जी मुद्दा उठाइए। पहली रिपोर्ट जो मैंने दिखाई जी, मैं काफी देर बैठा रहा, सुनता रहा, कई बार कनेक्शन मिसप्लेस हुआ क्योंकि आजकल मोबाइल कनेक्शंस में बड़ी दिक्कत है, सिग्नल्स बड़े वीक है। बाबर कादरी साहब को एक बात कहना चाहूंगा कि जहां नहीं मैं सुरबाला के मुझे शहीदों को के बारे में बोलना जरूरी था, लिहाजा त्यागी साहब शहीदों के बारे में बोलना जरूरी था। और इस समय जब कोरोना से हम लड़ रहे हैं और शहीद हो जाए, कोई पीछे से हमला कर दे तो मुझे शहीदों के बारे में आपसे माफी चाहता हूँ। आप बोलिए। जहां नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, जहां नहीं प्रेमी माला में बिल प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक।
शहीदों की कोई बिरादरी नहीं होती, शहीदों का कोई धर्म नहीं होता। वो माँ भारती के सच्चे सपूत होते हैं और माँ भारती को अपने सुरक्षित रखने के लिए, उसको बेहतर रखने के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करते हैं। रही बात बाबर कादरी जैसे व्यक्ति की, मैं कहना चाहूंगा ये बददिमाग और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा चारा बन जाते हैं जिनके चारा बनने से पूरे मुल्क को नुकसान होता है। बाबर कादरी जैसे व्यक्ति को कायदे में आप जैसे बड़े एंकर को, जो अच्छा एंकर है, जो वैसा एंकर है जो मानवतावादी एंकर है, उसको कायदे में अपनी डिबेट शो पे बैठाना नहीं चाहिए कायदे। बाबर कादरी जैसे व्यक्ति को ना तो कोई जहनियत है, बाबर कादरी जैसे व्यक्ति जाहिल लोग हैं, जो लोग देश को क्या नाम उसका शहीदों में भी बंटवारा करते हैं, वो जाहिल लोग होते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा बाबर कादरी बोल रहा है कि कांग्रेस का है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कांग्रेस का है। अरे सुनिए कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मुझे नाज है उस कांग्रेस पे जिसके नेताओं ने शहादत दी है, मुझे नाज उस कांग्रेस पे जिसके नेताओं ने देश को एकजुट रखा है, मुझे नाज उस कांग्रेस पे जिस कांग्रेस ने देश को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया और तुम जैसे बाबर कादरी लोगों का मुश्किल टाइट करने का काम भी किया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस का प्रवक्ता वही काम टेलीविजन चैनल पे बाबर कादरी जैसे बददिमाग व्यक्ति का कर रहा है, बददिमाग व्यक्ति का वही कार्य वो कर रहा है, जो जहालत फैला रहा है, जिसकी जहनियत साफ नहीं है, जो शहीदों को बंटवारा करता है, जो शहीदों को भी धर्म में बांटता है, जो शहीदों को भी जाति में बांटता है, जो शहीदों को भी राज्यों में बांटता है। शहीद कहीं का भी हो, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु का, बाबर कादरी वो भारत माँ का सपूत है। अगर उसके बारे में गलत बोलोगे तो मैं राजीव प्रताप रूडी को, राजीव त्यागी मैं आता हूँ आपके पास। राजीव रूडी कुछ कहना चाहते हैं, बहुत देर से बैठे हैं संयत होके बैठे राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी मैं आता हूँ राजीव त्यागी साहब, राजीव प्रताप रूडी हमारे हाँ, माफी चाहता हूं साहब। सबसे पहले तो कर्नल आशुतोष शर्मा, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले तो कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश सिंह, नायक राजेश कुमार, सब इंस्पेक्टर शकील काजी और कल के दुर्घटना में शहीद हुए हमारे अश्वनी कुमार यादव, चंद्रशेखर और सतीश कुमार मिश्रा, ये सब शहीद हुए। मुझे इस डिबेट पर एक बात लग रहा था कि हम रूडी साहब हमारे सीनियर हैं, आप हमारे बड़े हैं। एक बात कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के अपने शहीदों को सैल्यूट करें बकायदा। मैं तो आ ही रहा हूं, वही विषय पर आ रहा हूं। तो इन शहीदों को सलाम। और मुझे एक बात से थोड़ा तकलीफ इस चैनल पर इसलिए हो रहा है कि हम एपोलोजेटिक हैं कि हमारे जवान शहीद हुए। हम एक शहीदी का जवाब देंगे और देश के प्रधानमंत्री ने पहले भी ऐसी शहीदों का पुलवामा से लेके आगे तक जवाब दिया है। हम कमज़ोर नहीं हैं, तुमने हमारे पीठ पर वार किया है, तुम आतंकी हो, तुम पाकिस्तान से ISI के समर्थन में जब बर्फ़ पिघलता है तो हमारे टेरिटरी में प्रवेश करते हो, तुम जिस प्रकार से कश्मीर पर अपनी गलत निगाहें बना के रखे हो, हम इसे 95% तो ख़त्म कर दिए, 5% आने वाले दिन में ऐसे शहीद मिलकर के हम सब इसको ख़त्म करेंगे। तीसरी बात मैं ये कह रहा था कि ये जो कादरी साहब या जो भी व्यक्ति हैं, जब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता देशभक्ति और राष्ट्र की बात कर रहे थे और शहीदी की बात कर रहे थे, तो ये व्यक्ति ने इनसे पूछा कि आप कांग्रेस के हो कि भाजपा का हो। यानी कि यदि ये कांग्रेस के होते तो ये राष्ट्रभक्ति की बात नहीं कर सकते हैं, और अगर भाजपा के होते तो राष्ट्र, ये कैसा सवाल ये पूछ रहे थे। ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, कांग्रेस वाले डिस्क्रिमिनेटरी बात नहीं करते। तो ये प्रवक्ता लॉजिक नहीं बोल रहे थे। क्या मतलब? रूडी साहब मैं कांग्रेस की तरफ से जवाब दे दूंगा, क्या मतलब है? अगर ये अभी जवाब दे दूंगा, सवाल करें जवाब दे दूंगा। मैं कहता हूं आप कहते हैं कि आप कांग्रेस के नहीं हो सकते। मैंने कहां पे जवानों के खिलाफ बात की? मैंने कहा मुझे खेद है जो भी हुआ हंदवाड़ा में, मगर वो हुआ भाजपा की पॉलिसीज की वजह से, जो भाजपा ने पोलराइजेशन की है, ना कि जम्मू कश्मीर में रेडिकलाइजेशन को इंक्रीज किया है, बल्कि आपने तो सारे पोलराइजेशन से देश में माहौल खराब हो सकता है बाबर कादरी, लेकिन पाकिस्तान को इस पोलराइजेशन से क्या मतलब है? पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, राउंड स्टेट है, उसको हमारी सेना सक्षम है जवाब देने में। उसके पोलराइजेशन कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात की, राजीव प्रताप रूडी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कादरी आपको जवाब दिया, कांग्रेस के स्पोक्समैन कौन है? सैयद कादरी आपको जवाब दिया राजीव त्यागी ने।
रूडी साहब को जवाब देने के मैं आ रहा हूँ जेडीयू के प्रवक्ता के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर अजय आलोक आ रहा हूँ। मैं मुझे कुछ और कंसर्न है आपसे डॉक्टर अजय, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। राजीव प्रताप रूडी अपनी बात पूरी करेंगे, राजीव प्रताप रूडी अपनी बात करेंगे। जहाँ छोड़ा था राजीव प्रताप रूडी अपनी बात पूरी करेंगे। दो टुकड़े करने का काम किया, याद करिए ना इस बात को, उस बात को भूल गया। हाँ राजीव जी एक सेकेंड, ये राजीव जी ये कादरी साहब राज्यों में बांटेंगे, शहीदों को धर्म में बांटेंगे तो कांग्रेस हमेशा विरोध करेगी। अवाम के हित की बात करें, आप देखें आपके डीजल की पैसे कहां जा रहे हैं। आवाम के हित की बात करूंगा, आवाम के हित की ही बात होगी, आवाम की ही बात होगी, आवाम के हित की बात होगी, आइन के अंदर होकर बात की जाएगी। सैयद बाबर कादरी साहब, सैयद बाबर कादरी साहब, सैयद बाबर कादरी साहब, आवाम की बात होगी और आइन के अंदर होगी, आइन के अंदर होगी। राजीव प्रताप रूडी पूरी करेंगे बात, राजीव प्रताप रूडी अपनी बात करेंगे। देखिए बाबर कादरी तुम जैसे व्यक्तियों का राजीव प्रताप रूडी हमें मत बताइए, हमें सबक मत दीजिए, सबक आप सीखिए, सबक आप सीखिए। सैयद कादरी साहब सबक आप सीखिए। राजीव प्रताप रूडी, राजीव प्रताप रूडी उसको निश्चित रूप से कांग्रेस मुंहतोड़ जवाब देगी। कादरी साहब, में देश की क्या हालत है, राजीव जी, गरीब राजीव जी क्या हालत है, अगर आप राजीव खुद राजीव जी, राजीव प्रताप रूडी साहब, कादरी साहब की वॉइस ज्वाइन करेंगे, कादरी साहब की वॉइस ज्वाइन करेंगे। हम लोग सब जानते हैं, प्रताप रूडी हम लोग सब जानते हैं इस विषय को कि ये आतंकी कहां से आते हैं, किस प्रकार से पाकिस्तान सीज फायर वायलेशंस करता है, किस प्रकार से इस अवधि में सबसे ज़्यादा सीज फायर वायलेशंस करके क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके आतंकियों को भारत भेजता है। और अभी भी हमें भारत की सरकार को और सबको पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, कि कई सारे आतंकी भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इनको चुन चुन के मारेंगे और इनके सिंपथाइजर्स को जो पार्लियामेंट अटैक से लेके देश के विभाजन की जैसी ताकतें थे, भारत की सरकार ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनकी व्यवस्था कर दी है। और जो बचे कुचे लोग अंतिम सांस ले रहे हैं इस तरह की राजनीति में, इस तरह की सियासत में, उसे भी भारत की सरकार अच्छी तरह से, देश के प्रधानमंत्री में ताकत है कि इनसे निपट लेंगे। इसलिए हम घबराए नहीं है और हमें अपने फौज पर, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, हमारे देश की सरकार को और कश्मीर के व्यवस्था पर भरोसा है कि हम एक एक, और इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी भारत की फौज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज है, हमारे जवान शहीद होंगे, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं और हम चुप नहीं बैठने वाले। आप गलतफहमी मत रहिए। और आपके जैसे लोग जो आजकल थोड़े बहुत बचे हैं, जो देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, उनको उत्तर तो भारत की सरकार देगी, आम नागरिक भी आपके जैसे लोगों को जवाब देगा। एक तरफ जहां भारत लड़ रहा है कोविड से, वहां ऐसे आतंकी घटनाओं को पुष्ट वॉल किया है आपने, तो सारे हिंदुस्तान को कहां से 30 करोड़ आगे भाई? आप देश के मुसलमानों के मसीहा बने हुए हैं, आप देश के मुसलमानों के नेता हैं। 30 करोड़ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम तो वो सभी भारतीयों की बात कर रहे हैं जिसमें से खुद जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का मुझे लगता है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। इसे तो ला करके अपना शो खराब नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्ट करता है ये व्यक्ति। सैयद कादरी साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो अच्छा है। सैयद कादरी साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जहीन व्यक्ति हैं, तो उसी हिसाब से मैं डॉक्टर अजय को साबित करना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं ताकि साहब अगर आप 10 सेकंड में बात करें तो ठीक है। 10 सेकंड में कंप्लीट करिए डॉक्टर अजय। 30 सेकंड की बात मैं कहना चाहता हूं प्लीज। त्यागी साहब जल्दी की बात करना चाहता हूं। आपने हिंदू मुस्लिम बना के रखा है हिंदुस्तान में, 20 करोड़ के आवाम को पुष्ट वॉल किया है। नहीं, सैयद बाबर का हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। राजीव प्रताप रूडी ने बहुत क्लियर कर दिया। राजीव प्रताप रूडी ने कह दिया मुझे हिंदू मुसलमान पे बात ही नहीं करनी है, मुझे हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करनी। सैयद बाबर कादरी साहब, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करनी, हमें खत्म हो गई बात। मुझे एक बात कहनी है प्लीज। राजीव त्यागी, देखिए बाबर कादरी अभी भी ये बात कर रहे हैं कि देश के, ना तो उनको संविधान पे मुझे लगता है भरोसा है, न देश की सेना पे भरोसा है, और न देश के आवाम पे भरोसा है, जिस तरह की बात को कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, मेरे राजीव प्रताप रूडी जी के वक्तव्य से 10 मतभेद हैं। मैं निश्चित रूप से राजीव प्रताप रूडी जी को साधुवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि देश में सीज फायर वायलेशन बड़ी है और निश्चित रूप से बड़ी, इसमें कहीं को दुराई नहीं। वो डिबेट किसी और दिन कर लेंगे। आज सेना के जवान शहीद हुए हैं,
सेना के जवानों की शहादत के दिन भी यदि हम राजनीति करेंगे और उसको हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे तो कैसे हम देश को आगे बढ़ाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं। देश की सरकार की नीतियों की आलोचना मैं करूंगा, हर बात करूंगा, लेकिन देश की सेना की जहां बात आएगी, आतंकवाद की जहां बात आएगी, देश के शहीदों की जहां बात आएगी, मैं निश्चित रूप से अपने देश के साथ खड़ा हो जाऊंगा और उस बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए देश की सेना पे, देश के शहीदों ठीक है डॉक्टर राजनीति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अजय मैं आपके पास आना चाहता हूं, माफी भी चाहता हूं। डॉक्टर अजय, दरअसल देश के सामने बहुत बड़ी परेशानियां हैं, समस्या है, देश पूरी दुनिया इस समस्या से, कोरोना से जूझ रही है, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, बाय प्रोफेशन भी हैं, लोगों को तमाम सारे सवाल हैं, कम्युनिटी स्प्रेड से लेकर तमाम सारे विपक्ष के भी तमाम जर्नलिस्ट भी जानना चाहते हैं। और आज का दिन सबसे दुखद दिन है। एक तरफ तो हम अपने शहीदों को देख रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और एक तरफ जो आम नागरिक है उसकी चपेट में आ रहा है। 195 की आज आंकड़ा है 24 घंटे के अंदर। तमाम सारे सवालात हैं। अब इन सवालातों के बीच में शराब की बंदी, उसके बाद खुलना, उसका और खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के सारे परकच्चे उड़ जाना, तो इन मुद्दों को लेकर जनता भी जानना चाहती है। आपने भाई शराब की दुकानें अगर खोल दी तो ये फिर क्या हुआ? सोशल डिस्टेंसिंग के तो सारी स्थितियां तो आपने देख ली कैसे रही, तो ये फिर क्या हुआ, इसके मायने क्या हुए? डॉक्टर अजय। देखिए प्रतीक, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि थर्ड लॉकडाउन अब हम लोग शुरू कर चुके हैं और केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस दी कि किन किन चीज़ों को खोला जाएगा। अब ये केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेवारी है कि इन चीज़ों को खोलने से अव्यवस्था कितनी बढ़ेगी और उस अव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकारों को क्या करना है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आज शराब की दुकान पे भीड़ मची इसलिए हम पहली बार हम ये देख रहे हैं। 24 मार्च को जब लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, आपको याद होगा, 5 मिनट के बाद इसी तरह से किराना की दुकान और सब्जियों की दुकान में लोगों की मारामारी मच गई थी, टॉयलेट पेपर तक गायब हो गए थे। तो ये पैनिक क्रिएशन होता है, लेकिन इस पैनिक क्रिएशन का मैनेजमेंट तमाम सरकारों को, राज्य सरकारों को करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन को हम अब बहुत लंबे समय तक तो जारी रखेंगे नहीं। कल को आप एयरपोर्ट भी खोलेंगे, कल को आप रेलवे स्टेशन भी खोलेंगे, कल को आप मेट्रो भी खोलेंगे, भीड़ वहाँ भी होगी। तो लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। कोरोना के साथ अभी हमें रहना है 5-6 महीने, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की। तो इसको सिर्फ एक शराब से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हालांकि मेरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी है, हम लोग को इस तरह से कोई समस्या नहीं है, लेकिन खुलेगा तो हर चीज़ खुलेगी, एक के बाद एक खुलेगी। राज्य सरकारों को जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो केंद्र की गाइडलाइंस का कैसे अनुपालन करते हैं, और उसमें एक समन्वय बैठाना पड़ेगा। अजय जी, फिर लोगों ने, आपने सख्ती दिखाई, बहुत सख्ती दिखाई, लोगों ने उस सख्ती का पालन भी किया, घर पे भी रहे। अब इसका मैं आ रहा हूँ सैयद बाबर साहब, क्या हुआ? शराबियों के खिलाफ कुछ बात नहीं कर रहे हैं। कौन सा आसमान टूट गया, बताइए मुझे। तबलीगियों के खिलाफ आपने क्या कैंपेन चलाई, आप बताएं। मैं शराबियों के खिलाफ ही बात कर रहा हूँ, हुजूर आली। मैं हुजूर आली कहा, ये कौन सी बात हुई बाबर कादरी साहब? मैं शराबियों के खिलाफ ही बात कर रहा हूँ, ये कौन सी बात हुई? अपोजिशन के स्पोक पर्सन बैठे हैं कांग्रेस के, वो पूछेंगे ना। बोल रहे हैं नॉर्मल है, ये बोल रहे हैं नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? मैंने क्या कहा नॉर्मल है? किसने कहा नॉर्मल है? कादरी साहब, किसने कहा नॉर्मल है? सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। क्या कुछ लोगों को आपने देखा वहां पे, तबलीगियों को, तो उनके पीछे ही पड़े, इस्लाम के पीछे, मुसलमानों के पीछे। फिर जहां देखो मुसलमानों की पिटाई की। क्या करते हैं आप? हिंदुस्तान का क्या हाल कर दिया आप? देखिए कादरी साहब, एक बात, कादरी साहब, आपको या तो मेरे बारे में नहीं पता, कादरी साहब, या तो ममता, मैं आ रहा हूँ, राजीव जी आ रहा हूँ। कादरी साहब, या तो आपको मेरे बारे में नहीं पता, या भैया जी कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में नहीं पता नहीं। आपका इंटेंशन क्या है मुझे नहीं मालूम। राजीव प्रताप रूडी कुछ कहना चाहते हैं? मैं राजीव जी आ रहा हूँ। राजीव प्रताप रूडी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं प्रतीक साहब से इतना कहना चाहता हूं कि मैं जनरली मैं प्रतीक साहब ये कहना चाहता हूं कि ये कादरी साहब बैठे हैं और हम लोग अपने आप को केंद्रित कर लिए हैं इनके वक्तव्य के ऊपर। मेरा सिर्फ इनसे यही आपको बताना है कि ये कश्मीर के वकील हैं, विश्वविद्यालय के राजनीति में आतंक बढ़ाने का काम करते हैं, और 2016 में इनको पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने शील्ड ऑफ ऑनर दिया। तो इनकी लॉयल्टी कहाँ है, इनका सम्मान कहाँ है, इनका दिल कहाँ है?
ये इस पूरे भारतवर्ष को पता होना चाहिए इस चैनल में कि ये व्यक्ति कौन है, और हम लोग इनसे जवाब लेकर के अपना केंद्रित उत्तर ना करें। हमारे पास देश के भीतर विमर्श करने के लिए कोविड में बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी भी है और हम चर्चा भी करना चाहेंगे। त्यागी जी ने भी यही बात कही, बिल्कुल, मैं त्यागी जी ने भी यही बात कही। सही बाबर कादरी साहब, आप अगर पैनलिस्ट हैं, आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करिए, वरना पैनल में आप बैठे हैं तो कोई फायदा नहीं। वक्त है थोड़े से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन। यहीं पर मजमा लगता था, हजारों लोग आते थे बाजी देखने, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? मैं सबके लिए क्लैप करता हूँ, आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहें सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। देश को जीतना है अगर कोरोना से जंग। सरकार प्रयास करती रही, लोग नहीं समझ पाए। हमारे यहाँ पर कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, तो जरूरी है निडर सवाल। जमात पे अगर कार्रवाई होती है तो मुसलमान का रंग क्यों चढ़ाने की कोशिश होती है? बेबाक राय। अगर आप अपने समाज में प्रभावी व्यक्ति हैं, अगर आप हो तो आपको रोकना है लोगों को। और बहस आर पार देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंद। भैया जी कहीं मैं एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करना चाहूंगा। मैं बहस में आगे बढ़ूं तो मैं बता रहा हूं कि मैं अपने दो पैनलिस्ट की आज बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी और राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आपको सीधे मुद्दे पे आना चाहिए। मुद्दे देश हालात किन से गुजर रहा है, जहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वहां पे बहस में आगे आइए, बेकार की चर्चा में वक्त जाया मत करें। साहब, जहां से मैंने बातचीत शुरू करी थी मैं वहीं पे एक बार फिर लोगों, लेकिन राजनीति करने वाले कहां तक राजनीति कर रहे हैं, इसका एक 5 सवाल, जो 4 सवाल मैंने पूछे थे शुरुआत में, उसमें से एक सवाल ये, पहले मजहब की सियासत, उस पर आता हूं, फिर बहस को आगे बढ़ाता हूं। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे सिख श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पंजाब में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने इस मामले में आग में घी का काम किया है। अकाली दल और SGPC ने सिख श्रद्धालुओं की तुलना तबलीगी जमात से करने पर दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। दिग्विजय सिंह की जो ट्वीट हुई है कि इन श्रद्धालुओं, इन यात्रियों को उनके साथ कंपेयर किया गया है इतने बुरे भद्दे तरीके से, और हमारे धार्मिक स्थान को एक पता नहीं कोरोना का कोई एपिसेंटर बना के पेश करने की कोशिश की गई है। तबलीगी जमात का तर्क है कि सवाल सिर्फ एक ही धर्म पर क्यों, दूसरों पर क्यों नहीं। उधर सिख श्रद्धालुओं का कहना है कि वो बीमार जरूर हैं, लेकिन न तो उन्होंने किसी पर पत्थर फेंके और न ही भागने की कोशिश की। इस बहस के बीच हमारा सवाल ये कि जब देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तब संकट के बीच धर्म की सियासत क्यों? धर्म की सियासत नहीं होनी चाहिए, यही कहना है, और इसलिए ये सवाल बार बार पूछा गया, जिसके बारे में अभी कुछ देर ब्रेक में पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इस बात को क्लियर किया। सवाल यह है कि बहस जहां पर इस समय मौजूद है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है कि देश में इस समय जिन हालात से गुजर रहा है उसमें 195 पेशेंट है। अब हमारी बहस में इस वक्त देश के जाने माने शायर मुनव्वर राना साहब जुड़ रहे हैं। उन्होंने भी आज एक वकालत की है
मैं उसकी तरफ उनकी तरफ जाना चाहता हूं। मुनव्वर राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया बहस से जुड़ने के लिए। मुनव्वर राना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनव्वर राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं। लगता हमारा क्या, मैं बातचीत के सिलसिले से मुड़ता हूं। एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि वो बहस पे जुड़ना चाह रहे थे, मैं उनसे फिर से एक बार कोशिश करेंगे फोन पे बात करने की। लेकिन बहस की तरफ फिर से मुड़ते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता कहना चाह रहे थे कि जिस समय जो मुल्क के सामने सबसे बड़ी परेशानी है उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए और वही सबसे बड़ा इस समय मौजूद होना चाहिए। राजीव त्यागी जी बात रखिए। राजनीति में आया जाता है, कोरोना में भी धर्म लाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मैं ये मानता हूं कि कोरोना ना तो किसी मुस्लिम को छोड़ रहा है, ना हिंदू को छोड़ रहा है, ना सिख को छोड़ रहा है, ना ईसाई को छोड़ रहा है। वो जिसको जहां ये पाता है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा या कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है तो निश्चित रूप से कोरोना उसको पकड़ लेता है। तो मेरा कहना यह है कि बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि देश के नागरिकों से कहना चाहूंगा, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई है, हमने इंसान बनने की कसम खाई है। इंसान बनिए, कोरोना से पूरे भारतवर्ष को मिलकर के लड़ना होगा और मिलकर के लड़कर के हम तभी जीत पाएंगे। सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, बार बार आग्रह कर रहा हूं, टेस्टिंग करें। जितनी टेस्टिंग करेंगे उतना ही हम कोरोना से तरीके से लड़ पाएंगे। टेस्टिंग पर कांग्रेस का अभी भी बहुत जोर है, हालांकि आप 2 बार जवाब दे चुके हैं इस पर। डॉक्टर अजय प्रतीक, मैं बताता हूं, कांग्रेस हमेशा से दो मुही बातें करते हुए आई है। अभी भी दिग्विजय सिंह के ट्वीट पे इन्होंने एक शब्द की प्रतिक्रिया नहीं दी जब दिग्विजय सिंह ने सिख कम्युनिटी को तबलीगी से कंपेयर कर दिया। क्या ये अपमान नहीं है? इसके लिए उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को? 1984 का सिख दंगा कांग्रेस पार्टी अभी भूली नहीं है, सिख समाज भूला नहीं। अरब आप सिख समाज को तबलीगियों से जोड़ दिया दिग्विजय सिंह ने। जरा दिग्विजय सिंह की क्रिटिसाइज करते थे। नंबर 1 खोट है। एक मिनट त्यागी जी बीच में बोलिए ना। बताया था उसकी जूतियां सीधी करने का काम कर रहे हो। राजीव जी पहले तुमता मत कीजिए, तुमता मुझे भी आता है। अपने शब्दों को जरा ठीक से रखिए, अपने शब्दों को ठीक से रखिए। अभी आपको और एक्सपोज करना बाकी है, अभी और आपको एक्सपोज करना बाकी है। ये तुम ताम मत कीजिए, मैं भी कर सकता हूँ। ये दिखाता है आपकी बौखलाहट, ये आपकी बौखलाहट दिखाता है, ये आपकी बौखलाहट दिखाता है। ये तुम ताम जो आप करना शुरू कर दिया ना आपने, ये आपकी बौखलाहट दिखाता है। अभी एक बात और कहनी है, जरा इनको धीरे कीजिएगा प्रतीक जी, तो मैं एक बात और बताऊँ आपको। अभी इनको और एक्सपोज राजीव जी सुन लेंगे, राजीव सुन लेंगे, राजीव जी सुन लेंगे, राजीव जी सुन लेंगे, इनका वॉल्यूम राजीव जी सुन लेंगे, राजीव जी सुन लेंगे, इस पैनल में बैठे राजीव जी सुन लेंगे, राजीव जी सुन लेंगे, इनको बस चुप करवाइए। राजीव जी सुन लेंगे, जब ये फंसते हैं तो किसी को बोलने नहीं देते। राजीव जी सुन लेंगे, सुनने के लिए बोलिए। राजीव जी मैंने अभी आपकी इतनी तारीफ करी, राजीव जी मैंने अभी आपकी इतनी तारीफ करी। राजीव जी प्लीज, राजीव जी टाइम वेस्ट हो रहा है, राजीव जी टाइम वेस्ट हो रहा है। उस दल की जूतियां सीधी कर रहे हो, तुमसे बड़ा सत्ता का इनका फीडर लो कीजिए, ये कोई सबको पता है। इनका फीडर लो कीजिए, मैं इनको अभी और हमारे गठबंधन पे जाकर बैठ गए। इनका फीडर लो कीजिए की तरह से भारतीय जनता पार्टी की पीठ पर। तुम कैसे सत्ता के, अरे इनका फीडर लो कीजिए ना, कैसे सत्ता के पिस्सू ये शांत नहीं रहेंगे। राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, बौखलाहट, राजीव त्यागी, ये होता है बौखलाहट, कांग्रेस से ये होती है बौखलाहट। बीजेपी की तरफ राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, ये होती है बौखलाहट। राजीव त्यागी, राजीव त्यागी प्लीज, राजीव त्यागी, राजीव त्यागी आप बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं। राजीव त्यागी, राजीव त्यागी आप बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं। राजीव त्यागी आप बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं। ममता आ रहा हूं मैं, ममता काले में आ रहा हूं। राजीव त्यागी आप बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं। अजय आलोक जैसे साहब को, राजीव रगड़ने का काम कांग्रेस करेगी। फीडर लो कीजिए, चारण भारतों की भूमिका में रहोगे तो ऐसे ही फीडर लो कीजिए, ये बोलेंगे चुप नहीं आएंगे। इसे सुनोगे, ये बताओ तुम्हारे डीएनए नॉन स्टॉप चालू है, राजीव जी सुनेंगे नहीं। राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, अच्छा बता रहा हूँ सुनिए ना। राजीव जी गोदी में बीजेपी के बैठ गए। राजीव, 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 राजीव प्लीज कूल डाउन, राजीव 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 कूल डाउन, कूल डाउन, राजीव कूल डाउन,
राजीव कूल डाउन, राजीव कूल डाउन, राजीव कूल डाउन। जी जी डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजय, ये कादरी, डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजय, ये कादरी जो इतने देर से बोल रहे थे और राजीव त्यागी के कहने पे कादरी बोले कि कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, ये ऐसे नहीं हुआ। ये ऐसे हुआ क्योंकि ऐसे कादरी को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया है पिछले 70 साल से। सच्चाई ये है। आप ये बताइए प्रतीक जी, अरुणी जी आप भी ये बताइए, अगर हमारे आम नहीं अजय, अजय नहीं ऐसा नहीं, अजय ऐसा नहीं, पिक्चर खींचता, अजय ऐसा नहीं, ये कहते हुए कि अजय ऐसा नहीं, अजय आप बढ़िया बोलते हैं डॉक्टर अजय, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप बहुत अच्छा बोलते हैं डॉक्टर अजय। आप बोलिए, अपनी बात बोलिए, आप बोलिए, मैं लड़ाई में मत फंसिए। बात खत्म, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। प्रतीक जी मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं और रूडी जी से ही पूछ रहा हूं और तमाम पैनलिस्ट से पूछ रहा हूं कि कोई फोटोग्राफर रूडी जी से पूछिए, वैली के लॉकडाउन के दौरान आर्म फोर्सेस अगर लॉकडाउन मेंटेन कर रही है और आर्म फोर्सेस की पिक्चर खींच के उस पे अवार्ड अगर उसको मिलता है कि कश्मीर घाटी में ये सिचुएशन है, लोगों के साथ ये ज्यादती की जा रही है, आर्म फोर्सेस ऐसे हमारे आर्म फोर्सेस, भारतीय आर्म फोर्सेस, उसकी फोटो खींच के न्यूयॉर्क में अगर उसको प्राइज मिलता है और राहुल गांधी उस पर तारीफ करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो क्या ये हमारे आर्म फोर्सेस का सम्मान बढ़ाना है या आर्म फोर्सेस का सम्मान गिराना है? जवाब दें राजीव त्यागी। राहुल गांधी ने क्यों उसको बड़ा बधाई दी है तीनों फोटोग्राफर को? तीनों फोटोग्राफर जम्मू कश्मीर के थे। पुलित्जर अवार्ड मिलना जरूरी है? हमारे सशस्त्र सेनाओं का अपमान करते हैं और कहते हैं कि सशस्त्र सेना के साथ खड़े हैं। ये है इनकी सच्चाई। नंगे हैं ये कांग्रेसी, रंगे कांग्रेस की। पुलित्जर अवार्ड मिला। नहीं अजय संयत भाषा में, अजय संयत भाषा में, अजय मेरे सामने इस पैनल में राजीव रूडी को मैं देता हूँ, राजीव प्रताप रूडी। मैं आ रहा हूँ, मुनव्वर साहब आ रहा हूँ, मुनव्वर राणा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर, मैं आ रहा हूँ। राजीव प्रताप रूडी नोबडी विल स्पीक नाउ, प्लीज कूल डाउन राजीव प्रताप रूडी। हाँ, अभी जो विषय है वो दिग्विजय सिंह साहब ने जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट किया है नांदेड़ से लौटने वाले सिख श्रद्धालुओं पर, और उस पर आपने सवाल खड़ा किया है। और मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह जी कौन है। दिग्विजय सिंह वही व्यक्ति है जिन्होंने बाटला केस को भी फेक कहा था। दिग्विजय सिंह वही व्यक्ति हैं, जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था उन्होंने कहा था कि ओसामा जी मारे गए हैं। तो दिग्विजय सिंह, राजीव जी, आप जिनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपके पार्टी के लूज कैनन है, क्योंकि उनको एक जमात, एक समाज की राजनीति करने पर अब तो वो काफी फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में है। और आज जो उन्होंने कहा है, देखिए मैं इसको मैं राजीव जी, मैं सिर्फ ये बात अंतिम रखना चाहूंगा कि दिग्विजय की पार्टी निश्चित रूप से, मैं त्यागी साहब आ रहा हूं, त्यागी साहब आई विल कम टू यू, त्यागी साहब आई विल गिव यू चांस, त्यागी साहब आई विल गिव यू चांस। मैं बैलेंस करूंगा, तकाजा है, जर्नलिज्म का तकाजा है कि बैलेंस होना चाहिए, मैं बैलेंस करूंगा, ये तकाजा है। जब गया में अदरवाइज मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कोई और काम कर रहा हूं, जब गया में बैलेंस करूंगा मैं। प्रतीक जी, मैंने क्या कहा, ये बयान इस दिग्विजय सिंह ने दिया है, जो एक बार गया में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसमें उन्होंने मोदी जी का नाम लिया कि मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है। बाटला हाउस को उन्होंने फेक एनकाउंटर कहा, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा। इन्होंने आज बयान दिया है कि नांदेड़ और मरकज में फर्क नहीं, मरकज खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई थी और नांदेड़ में भी अगर तीर्थालु वापस लौटे हैं और संक्रामित हैं तो वो भी सीरियस बात है। लेकिन उनको मुसलमानों से तुलना करना, ये तो पूरी तौर से सियासत है, और जिसके कांग्रेस पार्टी पिटती है और ऐसे नेताओं के कारण और पिट रही है कि जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ अस्तित्व था, ऐसे नेता पूरी तौर से समाप्त कर देंगे। तो राजीव जी, आप जो पहली बात कर रहे थे सही है। थैंक यू, नमस्कार। हाँ राजीव जी, मैंने लिया आपका पॉइंट लिया। राजीव जी, मैंने आपका पॉइंट लिया। राजीव त्यागी, मैं आना चाहता हूं आपके पास, मैं आऊंगा, जरूर दूंगा वक्त। मेरे पास मुनव्वर राणा साहब दोबारा फिर से जुड़े हैं। मुनव्वर राणा साहब, आपका जाने माने देश के शायर, एक बार फिर से फोन लाइन से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ के बाशिंदे, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। मैं माफी चाहता हूं आपसे, थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से मैं नहीं बात कर पाया था। मुनव्वर राणा साहब जी बताएं। जी, आज बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आज आपने कहा कि शराब तो जब आपने खोली तो फिर कबाब का भी इंतजाम होना चाहिए, और आपने कहा कि मीट की दुकानें भी खोल देनी चाहिए। तो ये क्यों ऐसा क्यों कहा ऐसा? नहीं, हमने ये कहा कि है मेरी खाके वतन, तेरा सगा बेटा हूं मैं, क्यों रहूं फुटपाथ पर, मुझको महल भी चाहिए, तूने सारी बाजियां जीती हैं मुझ पर बैठकर, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अस्तबल भी चाहिए।
तो मैंने योगी जी से यही गुजारिश की है। क्या बात है। लेकिन ये तंज क्यों था लेकिन ये तंज क्यों था? कम से कम इंसाफ का दामन न छोड़ो हाथ से। मैं नहीं कहता तुम मेरी तरफदारी करो, तो ये तंज है कुछ, क्यों तंज है? नहीं तंज नहीं है, ये तो मशवरा है, तंज बिल्कुल इसमें नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो मैंने यही गुजारिश की कि जब आपने शराब खुलवा दी है तो कम से कम गोश्त खाने वालों की भी मदद कर दीजिए। सिर्फ मैंने कहा नहीं तो गोश्त खाने वालों की मदद कर दीजिए। जी कहिए आप। मैंने ये शेर कहा कि तो सुनना चाहिए, कम से कम इंसाफ का दामन न छोड़ो हाथ से। मैं कहाँ कहता हूँ तुम मेरी तरफदारी करो, क्योंकि शराब जो है हर घर में बंद है, लेकिन शराब शुरू हो गई। अगर जितने लोग कोरोना से नहीं मरे हैं उससे ज्यादा ये शराब पी के या तो रेप करेंगे इनमें बेचकर या एक्सीडेंट में मरेंगे मारेंगे। तो उससे अच्छा ये था कि अगर ये रमजान का महीना था, एक तोहफा आप मुसलमानों को भी दे देते कि तुम मुर्गा खा लो, बकरा खा लो, मछली खा लो, अंडा खा लो। तो जाहिर सी बात है कि जब आपने हदफ लिया वैसे मैं मुनव्वर राणा साहब को जानता ऐसे हूँ क्योंकि उनकी शायरी से मैं मुखातिब हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। बात सिर्फ मुर्गे और बकरे की होती तो बात समझ में आती, बात इतनी नहीं है। वो इसके पीछे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आखिर वो बात क्या कह रहे हैं। परेशानी की मुसलमानों के लिए ये शब्द बहुत गौर करम है, तो मैं इसको समझ गया, मैं बात आपकी समझ गया। बात सिर्फ मुर्गा खाने की नहीं है। बहरहाल मैं बहस के बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। देश के जाने माने शायर हैं, देश दुनिया में जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वकालत कर रहे थे बीट खाने के लिए। मैं वापस लौटता हूं बहस में। राजीव त्यागी जी से मैंने वादा किया था, जर्नलिज्म का तकाजा है कि बैलेंस करना चाहिए, अगर किसी को बुलाया तो उसकी आवाज जरूर आई। राजीव त्यागी, मैं आना चाहता हूं आपके पास और आप बात कहिए। मैं ममता काले के बारे में जानना चाहता हूं, वो पैनल पे हैं अभी, ममता काले के बारे में। राजीव त्यागी आप बोलिए। जी राजीव त्यागी। मैंने बहुत स्पष्ट राजीव त्यागी मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि वो हमारे सीनियर हैं। जो बात सिंह साहब ने कही है उसके बारे में बहुत स्पष्ट मैं कह दूं तो निश्चित रूप से तबलीगी जमात को पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता, और जो सिख धर्म के लोग जाकर के नांदेड़ गए थे उनको पूरे सिख धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। ये बड़ी संख्या है धर्मों को मानने वालों की। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, तबलीगी जमात के लोगों ने निश्चित रूप से बहुत से लोगों ने कहीं ना कहीं छुपने का कार्य किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोरोना के मामले बढ़े हैं, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं। और जो नांदेड़ के जो हमारे सिख श्रद्धालु थे वो जाकर के निश्चित रूप से क्वारंटाइन हुए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसी भी धर्म, मैंने शुरू से कह रहा हूं, धर्म से कोरोना को मत जोड़िए। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला आया था, उसके बाद फरवरी सरकार ने पूरी निकाल दी, मार्च आधी निकाल दी सरकार ने, और सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से आज कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। टेस्टिंग किट की उपलब्धता है नहीं, हम हिंदू मुस्लिम डिबेट करने बैठ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख डिबेट करने बैठ जाते हैं, टेस्टिंग किट की फैसिलिटीज है नहीं, क्वारंटाइन करने के सेंटर्स हमारे पास नहीं है, आप बिल्कुल मत कहिए, की कमी है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। हिंदू मुस्लिम राजीव त्यागी जी हिंदू मुस्लिम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी जी। धन्यवाद। राजीव त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को तो बोलने की जरूरत ही नहीं हिंदू मुसलमान करने की, और करना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल आपका स्वागत करता हूं। अब तो बड़े बड़े शायर जब कूद गए इसमें, इस बहस में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, तब तो बात ही रह गई प्रवक्ताओं की। मैं आज बहस को सिर्फ यही एक छोटे से कॉमा के साथ रोकता हूं। कल मैं जरूर जवाब लूंगा इसकी बात का जो कांग्रेस ने कही है, और यही तकाजा है बैलेंस का। मैं कल जरूर लौटूंगा, जब बात करूंगा तो इसी मुद्दे से बात शुरू करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। आर पार का समय।